अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद अलीम और हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम के रूह रवां चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौलाना साहब, आगाज में जिक्र करेंगे मुल्क की तारीख के सबसे अहम केस का, पैनामा लीक्स का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। और आज जो रिमार्क सामने आए हैं जज साहिबान के, उनका कहना है कि दोनों फरीकैन रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम सच जानना चाहते हैं। तो सच अवाम तक पहुंच सकेगा और क्या लगता है कि कब तक अंजाम को पहुंच जाएगा ये केस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो यही है कि इसी हफ्ते में ये किसी तरफ लग जाएगा, चूँकि मियाँ साहब के जो हैं वकील, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी है। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो तो कल ये बात कह के कुछ मायूसी और कुछ खुशी के आलम में कह के लगाते नज़र आए हैं कि जनाब केस तो मुवक्किल हारता है, वकील नहीं हारता। शेख रशीद साहब ने भी दलाइल दिए हैं अपने, और लगता ये है कि जो तवक्कुआत इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब को हैं वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही उनको। और ये बात वाज़े नज़र आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से इस केस में घेरने के लिए शुरू हुआ था सिलसिला, वो सिलसिला नज़र नहीं आता कि आगे बढ़ सके। उनके बच्चों की बात है, उनके बच्चों का मामला है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी, वो कतर से जो एक ख़त आया उस पर क्या मामला होगा, हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है, जनवरी के तीसरा हफ्ता नहीं आएगा और इस मामले में जो है कौम को जो भी इस मामले में सुनना है वो सुन लेगी कि किस तरफ ये मामला जाता है। मोहम्मद साहब, अभी तक आपने दलाइल भी सुने, वकला के रिमार्क्स भी जज साहिबान के सामने आ रहे हैं और दोनों अब तक तो मुतमईन नहीं कर पाए, लेकिन आपको किस पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग दिखाई दे रही है? देखिए, एक है मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस केस के अंदर ला के नाअहल करार दिलवाना जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है वो तो नज़र नहीं आ रहा है, वो तो मुमकिन नहीं लगता है। हाँ, ये मुमकिन लगता है कि जो उनके बच्चों का मामला है, जो इस मरियम नवाज साहिबा का मामला है, इस मामले में कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि जो एक मुस्तकबिल के अंदर जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए मसला बन जाए। डायरेक्टली मियाँ नवाज शरीफ साहब को आउट करके, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ कि जब वो अदालत में गए तो वजीर आजम थे, बाहर निकले तो झंडा उतर चुका था, इस तरह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कौम बहरहाल इस केस को इस तरह देख रही है कि अगर करप्शन है और कोई बड़ा करप्शन करता है और माल जमा करता है तो फिर उसका कर क्या सकती है ये कौम? ये कौम इतनी बेबस है कि सब कुछ जानने के बावजूद कर कुछ नहीं पाती। ये जरूर है। और कौम में इस पनामा केस को ये इमरान खान साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने इसको जिंदा रखा है और कौम के अंदर ये बहस जारी है कि करप्शन को रोकने के लिए क्या किया है अब तक हमारे कायदीन ने। अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। अभी तक भी आप ये देखें कि आज जो चेयरमैन नैब है, उन्होंने जो प्ली बारगेन के हवाले से बात की है, तो ये नजर आ रहा है कि करप्शन के मामले में वो पीटीआई हो, वो मुस्लिम लीग नवाज हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और जमात हो, वो ऐसी बात नहीं दे सकी कौम को कि कौम कहे कि ये एक जमात खड़ी हो गई है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जो कहती है सबका एहतसाब करो, जो कहे कि सब चोर जो हैं जिन्होंने इस कौम को लूटा, इस मुल्क को लूटा, उनको पकड़ो। वो नजर नहीं आता है। अपने अपने चोर को छुपाने की और दूसरे के चोर को जाहिर करने की बातें हो रही हैं, जो मेरा ख्याल है कौम भी देख रही है। और आइंदा इलेक्शन जो है, अगर कौम ने शऊरी तौर पर इन सारे चीज़ों को देख के वोट दिए तो मेरा ख्याल है कि नताइज जो कुछ हमारे सियासतदान तवक्को करते हैं मुमकिन है उससे मुख्तलिफ हों। मोहम्मद साहब, कौम भी तजब्जुब का शिकार है। जब हेयरिंग होती है उसके बाद दोनों पार्टीज आती हैं, हुकूमती भी, तहरीक इंसाफ के भी, आके एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कौम किसकी बात पे यकीन करे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन बाहर जो अखाड़ा लगाया जाता है, ये सिलसिला कब खत्म होगा? आप यकीन कर लें, आप आम जाएं थड़े में पे किसी चाय के होटल पे, जहां पब्लिक बैठती है, जहां गरीब आदमी बैठता है,
और जब ये चेहरे आते हैं ना जो रोज आते हैं, जो कोर्ट से बाहर आके दावे करते हैं, लोग कहते हैं टीवी बंद कर दो, इसकी जगह कुछ लगा दो, इनसे हमारी जान छुड़ाओ, क्योंकि इनके झूठ सुन सुन के अगर आप मुस्लिम लीग नून के लोगों को सुने तो लगता है कि जनाब मियां साहब बरी हो गए, उनके बच्चे बरी हो गए, और अगर आप खान साहब के लोग पीटीआई को सुने तो लगता है अभी सजा हो गई। अब लोग अपना रिमोट पकड़ते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। ये इनका हाल हो गया है। इनको चाहिए कि ये भी कौम पे रहम करें, थोड़ा सा कुछ सच बोला करें। अभी जजों ने फैसला करना है। और मौसम आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स भी इसी से मुतल्लिक थे कि अवाम तो सच जाना चाहते हैं, लेकिन सच के रास्ते में दोनों फरीकैन रुकावट बन रहे हैं। तो ये रुकावट जब तक दूर नहीं होगी, फैसला तो सामने नहीं आ पाएगा। ये फिर अदालत का काम है, वो कौम को सच बताए। उसके लिए अदालत को जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, कौम को सच जानना है। और अगर जज साहब ये बात कह रहे हैं तो फिर अदालत की जिम्मेदारी बनती है, वो बा इख्तियार है, वो सब कुछ कर सकती है, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे और कौम को सच बताए कि सच क्या है, पनामा लीक्स क्या है। खाली मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को लूटा है या कुछ और लोगों ने भी लूटा है? और क्या नवाज शरीफ ने नहीं लूटा है, वो पाक साफ हैं, तब भी कौम को बताया जाए। और जो बाकी पनामा लीक्स में नाम थे वो किधर हैं? वो किधर हैं जिन्होंने कर्जे माफ करवाए, जिन्होंने कब्जे किए, जिन्होंने भत्ते लिए, और जो मजहब के नाम पर बत्ताखोर हैं? कौन है जो इनका कभी एहतसाब कर सकेगा? मुझे तो नजर नहीं आता। हकीकत हाल ये है कि पनामा लीक्स के मामले के ऊपर कौम में शऊर जरूर आया है, लेकिन हुक्मरानों के रवैयों, सियासतदानों के रवैयों से मायूसी भी आ रही है, क्योंकि उसकी मायूसी की वजह यह है कि एहतसाब के लिए कोई तैयार नहीं है। एनआरओ के लिए सब तैयार है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एनआरओ होगा, मैं आज आपको बताऊं, ये जो पार्लियामेंट है इससे एक दिन ये बात आएगी और ये आप संभाल के रखिएगा। ये क्लिप आप चलाएंगे कि जनाब अब पार्टियों ने तय कर लिया है कि बहुत हो गई, जो चोरी कर लिया, अब आइंदा चोरी ना हो। भाई खुदा का वास्ता है, चलो यही कर लो, लेकिन ये इसके लिए सब तैयार है, इसके लिए कोई तैयार नहीं है कि चोरों का एहतसाब हो, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा उनका एहतसाब हो, जिन्होंने इस कौम को लूटा उनका एहतसाब हो। अगर ये सारे ये चाहते कि इस कौम और मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब हो तो आज कोई कानून, कोई चीज हमारी पार्लियामेंट के अंदर से निकल आती ना, वो तो कोई सामने नहीं आई। मौलाना साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह ये एक तारीखी नौयत का केस है, मुल्क की तारीख में शायद इससे बड़ा केस सामने कम ही आया हो, तो आपको लग क्या रहा है कि तारीखी इसका फैसला भी होगा जिससे अदलिया का वकार भी बुलंद हो और अवाम की उमंगें, उसकी तवक्कुआत भी पूरी हो सकें? देखिए, अब ये दो फरीक है ना, दोनों के नजदीक तारीखी फैसला अलग अलग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अदलिया एक ऐसा फैसला जरूर करने में कामयाब होगी जिसमें वो ये कौम को बता सके कि वो देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। कौम को ये जरूर बता सकेंगे कि अब कौम तुम फैसला कर लो, इस हाल पे तुम पहुंचे हो, पहुंचाने वाले ये हैं ना। देखे ना आप, ये एक के पास सबूत नहीं, दूसरे के पास दलील नहीं कि मैंने कैसे बनाया है, कैसे ये फ्लाइट बन गए हैं, कैसे ये पैसा आया है, दूसरे के पास सबूत नहीं है। तो ये मामला कौम को समझ आ रहा है क्या है, लेकिन इस मामले का नतीजा क्या निकलेगा कोर्ट से, उसके इंतजार में सारे हैं। कोर्ट क्या कहती है वही हतमी बात होगी। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, जो कुछ रोज सुनते हैं या जो कुछ सामने आता है अखबारात और टीवी और जो रिमार्क्स दिए जाते हैं उनकी रोशनी में। मौलाना साहब, है तो ये कानूनी मामला, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर सच छुपाया जाता रहेगा दोनों पार्टीज के वकला की जानिब से, तो यकीनन ये फैसले पर भी तो असरअंदाज होगा? मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज के वकला रात को ये दुआ करते होंगे, या अल्लाह जल्दी जान छूट जाए। कुछ तो वैसे जान छुड़ा गए हैं, कुछ ये दुआ करते होंगे कि जल्दी जान छूट जाए, इज्जत आबरू बच जाए, क्योंकि दोनों तरफ के जो वकला हैं उनकी जो बयानात और जो गुफ्तगू और जो दलाइल आपने सुने हैं या हम रोज सुनते हैं, उससे यही लगता है कि वो ये दुआ करते होंगे कि यार कितने फंस गए हैं, कैसे निजात होगी इससे। और मेरा ख्याल है कि ये वकला की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होगा कि इस केस के आखिर में नतीजा क्या निकलता है। नतीजा जो भी हो, अवाम जानते हैं कि सच क्या है, सच अवाम के सामने आना चाहिए। नाज़रीन, दीगर अहम इश्यूज पे बात होगी एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौलाना साहब, बात कर लेते हैं जनरल राहिल शरीफ के उम्रे की अदायगी पे जाने की, लेकिन उससे पहले उनके वहाँ पे मौजूदगी पे ही हंगामा बरपा हो गया, तूफान खड़ा हो गया कि 39 ममालिक का इस्लामी अस्करी इत्तेहाद, उसके पहले वो मुशीर के तौर पर सामने आए, उसके बाद फिर खबर आई कि उन्हें सरबराह बना दिया गया है। फिर मुबहिम बयान सामने आया वज़ीर दिफा का, जिसमें उनका कहना था कि हाँ, इजाज़त ली जानी चाहिए वज़ारत दिफा से, GHQ से, लेकिन फिर उन्होंने जो पॉलिसी बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं ली गई। तो अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इस तरह के बयानात, इस तरह की बहस की वजह क्या है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, असल में वो बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं। और इस मामले में तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोई अपना गुस्सा राहिल शरीफ साहब पे जो उनके दौर में नहीं निकाल सकते थे वो निकालने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं 2-3 दिन पहले सेटल हो गया है, फिर आप कह रहे हैं कि जी मुझे कोई इस बारे में पता नहीं है। आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, आप पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। आप पहले तहकीक कर लें। आप एक जुमला कहते हैं कि जी मुझे इल्म नहीं है और मेरे इल्म में कोई बात नहीं है, मैं तहकीक करके पता करके आपको दूंगा। आपने मजाक बनाया पूरी दुनिया के अंदर, आपकी खबर को पूरी दुनिया ने उठा लिया, जबकि मैं उस वक़्त सऊदी अरब में था। पूरा अरब मीडिया जो था वो इस बात पे लगा हुआ था, क्योंकि आप वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने ये बात कही कि 2-3 दिन पहले जो है मामला तय पा गए हैं। हकीकत हाल में हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि इस मामले पर सऊदी अरब ने की ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन अमली तौर पर अभी कुछ नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई आगे बातचीत बनी है। जनरल साहब से उन्होंने बात की होगी, वज़ीर आज़म से भी बात की होगी, और फिर ख्वाजा साहब के 2-3 दिन के अगर बयानात देखें तो मुझे लगता है कि ख्वाजा साहब इस मिशन पर हैं कि जो कोई थोड़ा बहुत अरब दुनिया में ताल्लुकात पाकिस्तान का रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए। और उनको चाहिए कि वो एक ऐसे मनसब पर हैं जहाँ पर उनको गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो ये नहीं होता कि सामने PTI है आप जो मर्जी बोल देंगे। आप वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, एक एटमी इस्लामी कुव्वत के आप वज़ीर दिफा हैं। आप दुनिया इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत के वज़ीर दिफा हैं और आप एक आर्मी चीफ आपका जो अभी रिटायर हुआ है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपने खुद भी अपना मजाक बनाया है दुनिया में और पाकिस्तान को भी मजाक बनाया है। मैंने आपको, हमने पहले पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, जी हाँ, अभी इस इत्तेहाद में और कुछ लोगों को ना तहकीक है ना पता है। कोई कह रहा है जी मलेशिया नहीं है इसमें, कोई कह रहा है जी इंडोनेशिया नहीं है। अंदाजों में बातें की जा रही हैं। यमन के मामले में सबसे पहले मलेशिया ने अपने फौजी जो है वो एज ए 100 कुछ उनकी तादाद थी, वो कहा था सऊदी अरब से कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप ले लें। ये हम इसे ये बताने के लिए कि इस मौक़िफ़ में हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपने ये फौजी भेजने को तैयार हैं। इंडोनेशिया ने भी इस पर बात कर ली। अब तो ओमान आ गया और ईरान से हम आगे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी बहस शुरू कर दी गई। अच्छा जी, एक मुल्क से आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और जो 42 मुल्क हैं उनके बारे में आपने नहीं सोचा कि उनके साथ आपका क्या होगा। आप इस तरह बैठ के और मुझे या किसी और को, पहली बात है ये हक हासिल ही नहीं है कि जब चीज़ें मालूम ही ना हो, इल्म में ही ना हो, जब बात मुकम्मल मालूमात ही ना हो तो उस पर कोई बहस करे या उस पर कोई बात करे। जनरल राहिल शरीफ, ऐसी सूरत हाल में अब आपको लग क्या रहा है, जो तशवीश अवाम में, पाकिस्तानी कौम में भी पाई जाती है कि आखिर ऐसे बयानात, इस तरह की बहस मुबाहिसे क्यों किए जा रहे हैं? क्या जनरल राहिल शरीफ को चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें ताकि जो इस वक्त गलत फहमी से पैदा हो चुकी है वो वाज़ेह हो जाए? देखिए, कुछ लोग तो अपना जनरल राहिल शरीफ के साथ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। जिनकी ख्वाहिशात जनरल राहिल शरीफ ने पूरी नहीं की, वो भी जो चाहते थे कि जनरल राहिल शरीफ एक दिन आए और कहें कि माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वो भी अब उन्हें बुरा भला कह रहे हैं जो उनके कसीदे गाते थे। ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि जब आदमी इख्तिदार की कुर्सी पे हो या इख्तियार की कुर्सी पर हो, हम उसके कसीदे कहते हैं, जब वो चला जाता है फिर उसे गालियां देते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। अफसोसनाक है। और यही कुछ जनरल राहिल शरीफ के साथ हो रहा है। भाई आप बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात, हमारे एंकर पर्सन जो हैं, जिनका दावा है कि जनाब कोई पत्ता भी हिले तो उनसे पूछा जाता है, उन्हें बताया जाता है। उन्होंने ये क्यों नहीं कर लिया कि जनाब एक टेलीफोन करके राहिल शरीफ साहब से पूछ लेते या उनके किसी मुतलका आदमी से पूछ लेते कि जनाब यहाँ तो खबरें लग गई, कमांडर इन चीफ बन गए, ये हो गया वो हो गया।
और भाई मेरे अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मामलात चल रहे हैं और ये इत्तेहाद कोई ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इत्तेहाद कोई शाम के खिलाफ नहीं है, ये इत्तेहाद है दाश जैसी तहरीकों के खिलाफ जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन गया है और जो अफगानिस्तान में भी बढ़ती चली जा रही है। और आपके पास अगर एक मजबूत फौज ना होती और अगर जनरल रहील शरीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म ना किया होता तो आप भी आज रो रहे होते बैठ के दाश को। ये आपकी फौज की मेहरबानी है, आपके फौज के जवानों ने और आपकी कौम ने और सबसे बढ़कर वजीरिस्तान की आवाम ने। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, वो आके कैंपों में रहे और आप ये दाश वाले अजाब से अभी बचे हुए हैं। कौन सा इस्लामी मुल्क है जो इस अजाब से का शिकार नहीं हो रहा और नहीं हुआ? लीबिया बर्बाद हो रहा है, शाम बर्बाद हो रहा है, इराक बर्बाद हो रहा है, यमन और अभी सऊदी अरब में आपने देखा कि उन्होंने उस दहशतगर्द को मारा जो असल मास्टरमाइंड था, जिसने मस्जिद नबवी के ऊपर खुदकश भेजा था। तो ये मेरा ख्याल है लेकिन बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। मौलाना साहब, आगे आने वाले दिनों में इसी तनाजुर में आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा और अगर जनरल राहिल शरीफ की जानिब से इजाजत ली जाती है तो कोई एनओसी जारी किया जाएगा, उन्हें इजाजत दी जाएगी इस इत्तेहाद का सरबराह बनने की? देखिए, पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा है। ये ख्वाजा आसिफ की बात जो है, ख्वाजा साहब जो है, मेरा ख्याल है उन्हें कोई और वजारत दे देनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को। कम से कम दिफा जैसे हसास मामले से के ऊपर जो है, या उनको कहना चाहिए कि आप जनाब वजीर दिफा हैं लेकिन अपने मुंह के ऊपर जरा कंट्रोल करें। पाकिस्तान इसका हिस्सा बना है और पहले दिन से बना है। पाकिस्तान की फौज ने जो इन ममालिक ने फौजी मशक़ें की उसमें जाके शिरकत की है। अब इसके खदोखाल तय हो रहे हैं। जब इसके खदोखाल तय हो जाएंगे उसके बाद क्या सऊदी हुकूमत और बाकी ममालिक जो हैं ये एजाज़ पाकिस्तान को देते हैं। मैं ये एजाज़ समझता हूँ, ये फ़ख्र होगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार जाके इस आलमी इस्लामी जो पहली मरतबा दुनिया में कायम हो रहा है इस्लामी अस्करी इत्तेहाद जो है उसका हिस्सा बन जाए। और ये शिया सुन्नी मसला नहीं है। अजरबैजान के अंदर शिया अक्सरियत है, अजरबैजान इसमें शामिल है। ईरान के साथ बातचीत, ये तो पता ही नहीं है यहाँ क्या ईरान के साथ बातचीत शुरू नहीं हो गई। अम्मान का आना इस बात का इजहार है कि बहुत से उमूर के ऊपर ईरान के साथ भी अरब दुनिया के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और हमने आगे बात करनी थी लेकिन अब चूंकि आ गया, क्या शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपनी काबीना को और अपने वजीर हज को यह हुक्म जारी नहीं कर दिया कि ईरान से राब्ता कायम करके ईरानी हुज्जाज और ज़ायरीन का मामला जो है बैठ के हल करें? पिछले साल ईरानी हुज्जाज नहीं आए थे हज के ऊपर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है। हमारा अलमिया ये है, ना हमारी दाखिला पॉलिसी पे कोई कंट्रोल है ना हमारी खारजा पॉलिसी पे। और अब दिफा के मामले में भी जो है माशाल्लाह वजीर दिफा साहब को हमने सुन लिया। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब कम से कम इन 3 अमूर पे तो अपने लोगों को बिठा के कोई तलकीन करें। कोई आजकल वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मियां साहब, इस मामले में भी कुछ समझाएं कि छोटी छोटी बातें जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को खराबी पैदा करती हैं। हमने पहले आज से 2 माह से हम कतर की ऐसी तैसी कर रहे हैं एक खत की बुना पर। भाई किसी मुल्क का बंदा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ अगर एक शख्स करप्ट है या अच्छा है या बुरा है तो उसकी बुनियाद पे हम पूरी कौम को बुरा कहना शुरू कर देंगे क्या? कतर के खत के ऊपर क्या कुछ यहाँ बातें नहीं हो रही हैं? तो आपने दुनिया में किसी से ताल्लुक रखना भी है या आपने तय कर लिया है कि आपको बस अब ये चीन की राहदारी मिल गई है, अब सारी दुनिया से हमने अपने ताल्लुकात को खराब करना है, ऐसी तैसी करनी है हमने? दुरुस्त, मौलाना साहब का कहना दुरुस्त है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए बयानात देते वक्त। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौलाना साहब, बात करेंगे अफगानिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हालिया वाक़े की जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारतकारों और कंधार के गवर्नर पर हमला किया गया है और कई कीमती जानें इसमें गई हैं। जबकि इसके बाद जो रद्द-ए-अमल हमने देखा अफगान और भारतीय मीडिया की जानिब से काफ़ी अफसोसनाक था और फिर बिला सोचे समझे जो इल्ज़ामात की बारिश की जाती है वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो कि ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ, अफगानिस्तान के साथ?
देखिए, कुछ तो हमारी अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी है, हमारी सारी तवज्जो जो है वो चीन के ऊपर है, अब रूस पर भी है। बहुत अच्छी बात है, रूस से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, चीन से तो बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब से हमारे चीन से अच्छे ताल्लुकात होने शुरू हुए और हमारे हुक्मरानों के ज़ाती ताल्लुकात तुर्की से अच्छे होने शुरू हुए, अरब दुनिया के अंदर जो है हमारे मामलात ख़राब होने शुरू हो गए और उनका फ़ायदा हिंदुस्तान ने उठाया। मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख़ में मोदी को जो पजीराई मिली, अब वो कभी नहीं मिली थी। और अब सुनने में आ रहा है कि जो यौम जमहूरिया आ रहा है उस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराह हैं वो सलामी लेंगे, वो उधर शरीक होंगे। तो ये सोचने की बात है कि जो किसी ने शेख ज़ैद से पूछा था कि आप हिंदुस्तान का दौरा क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ हिंदुस्तान गाना सुनने के लिए, लेकिन पाकिस्तान मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा दूसरा वतन भी है। यही शाह फैसल ने कहा था अपनी कौम को हमारी एक जंग के दौरान कि हम खजूर खा लेंगे, सहरा के लोग हैं, कहवा पी लेंगे, लेकिन अपने भाई की मदद के लिए हमें निकलना है। आखिर ये हालात क्यों आ रहे हैं, कोई इस पर गौर व फिक्र करे। और फिर ये जो हमला हुआ इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और बर्बरियत का इजहार कि जो लोग इंसानियत की खिदमत के लिए, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफारतकार और ये बेचारे जो उनके वर्कर वहाँ अफ़गानियों की मदद के लिए उनको निशाना बनाना और उन पर हमला करना और उनको शहीद करना, तो और फिर उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कौन है। इस बर्बरियत के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के उलमा, मजहबी, सियासी कायदीन सब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हैं इस दहशत गर्दी के वाक़े पर, इसकी मज़म्मत करते हैं और हर तरह से अपना ताउन जो है पाकिस्तान को पेश करना चाहिए और पेश किया भी है हमारी हुकूमत ने। और ये वाज़े करना चाहिए मुत्तहिदा अरब अमारात पे कि आप तनहा नहीं है इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, हम आपके साथ हैं इन दहशत गर्दों को कुचलने के लिए जो बेगुनाह इंसानों को मारते हैं, और खा वो सऊदी अरब में मारें या कोयटा में मारें, पेशावर में मारें या कंदहार में, इस तरह बेगुनाह लोगों को मारें। तो जो मैं पहले बात कर रहा था, अभी तक इसकी मैंने नहीं देखी कि ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है। मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गान तालिबान ने कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की हो। ये जिसने भी हरकत की है और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उससे ये बात वाज़े हो रही है कि इसका टारगेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को गैर मुस्तहकम करना है। और इसके पीछे वही कुव्वतें हैं जो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा करवा रही हैं। हमारा नुकसान है मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई नुकसान पहुंचे। बहुत सारे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे कबायली इलाकों में, हस्पताल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, पुल जो है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान का कोई इदारा या पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान की आवाम ये कैसे चाह सकती है कि वो शेख ज़ैद के वतन के, जो शेख ज़ैद पाकिस्तान को अपना दूसरा वतन कहते थे, उनके लोगों के बारे में कोई बुरा सोचे। मेरा ख्याल है मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत ही संगीन चाल एक लग रही है कि हमला कहीं और पे किया गया, मारा किसी और को गया और नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान को। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि ये जो भी साजिश कर रहा है उसको किस तरह से बेनकाब किया जाए? देखिए, हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को क्लियर करे। हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी कहा जाए कि ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाए, ये इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बंद किया जाए। हमने 80,000 जानें दी हैं, हमारा जुर्म क्या था? पाकिस्तान का जुर्म क्या था? मैं आज पूछना चाहता हूं, हमारा जुर्म क्या था? हमारे क्यों 80,000 लोग कुर्बान हुए कि हम अफगानिस्तान बचाने निकले थे? हम अफगानिस्तान बचाते बचाते जो अफगानिस्तान की जंग थी हमारे घर में आ गई बिला वजह, बिला सबब। तो हमें और कितनी सजा आप देना चाहते हैं? हमारे ना मस्जिदें, ना इमाम बारगाहें, ना इबादत गाहें, ना स्कूल, कुछ नहीं बचा। हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानी दे के
हमें इस जंग से अमन की तरफ जो है वो लाई है। अब और आप क्या चाहते हैं कि आप हर वक्त पाकिस्तान को रगेदते हैं, खा वो हमारे अशरफ गनी साहब हों जो सदर हैं, वो लाहौर में रहे हैं, उनको लाहौर के पानी का ही ख्याल आना चाहिए, लाहौरियों की मोहब्बत का ही एहसास आना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं और क्या कहें। साथ ही मौलाना साहब, हमारी जो खारजा पॉलिसी है जिसका आपने जिक्र भी किया कि हमारे दोस्त जिनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं वो दूर होते जा रहे हैं, उनको करीब लाने के लिए कितना जरूरी है खारजा पॉलिसी को रिवाइज करना? देखिए, आप मेरिट जब एक पकड़ लेते हैं ना, मेरिट के ऊपर आप जब चीजें करते हैं फिर कोई मसाइल पैदा नहीं होते। जब आप जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मेरिट को रोन देते हैं तो फिर ताल्लुकात खराब होते हैं। जब आप गलत उम्मीदें पैदा कर देते हैं, हमारे हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात अरब ममालिक में हैं, अरब हुक्मरानों से हैं, उन्हें फिर अपने इन जाती ताल्लुकात को कौम के ऊपर, कौम पे बोझ नहीं बनाना चाहिए। उन्हें वो बात करनी चाहिए जो कौम की बात हो, उन्हें वो बात नहीं करनी चाहिए जो उनकी जात को जिससे फायदा हो। और ये खाली नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, ये हर दौर में हर हुक्मरान ने किया है कि जो मुल्क उसे बेहतर लगा उसने उसके साथ अपनी पींगे बढ़ाई, कौम जहां मर्जी जाए। लेकिन ये जो दहशतगर्दी हुई है इसकी पूरी पाकिस्तानी कौम मजम्मत करती है, हम सब मजम्मत करते हैं, और अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के भाइयों के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ, इन शुहदा के लवाहिकीन के साथ इनके गम में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले इस्लाम को, तमाम इंसानियत को इस बर्बरियत और वहशत वाली जंग से महफूज कर दे। वो खा हुकूमतों की तरफ से हो, खा गिरोहों की तरफ से हो, खा जमातों की तरफ से हो, इसका हल यही है कि मिलकर सारे इस दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हो जाएं और इन दहशत गर्दों का मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक है, आमीन। और इसके साथ ही नाज़रीन जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं, सऊदी अरब ने राब्ता किया है ईरान के साथ मौलाना साहब, और एक अच्छी मस्बत पेशरफ्त हुई है। आपको क्या लग रहा है कि बर्फ पिघलेगी, दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां कम हो सकेंगी इस राब्ते से? देखिए, गुजारिश ये है कि ये बहुत मैं समझता हूँ मुस्बत पेशरफ्त है, और सऊदी अरब के फरमा रवा जो हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने अपने वज़ीर हज को और काबीना को ये हुक्म दिया है कि ईरान के साथ राब्ते बढ़ाए जाएं। और ये मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको कि पहला मुज़ाकराती जो है वफ्द ईरान से, वो सऊदी अरब 23 फरवरी को पहुँच रहा है। अच्छा। और ये राब्ते हो गए हैं और ये खुशाइंद बात है। मक्का और मदीना, ये शाह सलमान ने अपने लोगों को कहा है कि हमारा काम हुज्जाज और ज़ायरीन की खिदमत करना है। सऊदी अरब का ये एजाज़ है, ये एजाज़ है सऊदी अरब की हुकूमत और आवाम का कि वो हुज्जाज की खिदमत करे, वो ज़ायरीन की खिदमत करे। और इस सिलसिला में सऊदी मुफ्ती आज़म भी बड़ा मुस्बत इस पर अपना बयान दे चुके हैं अभी पिछले दिनों, और सऊदी वज़ीर हज ने भी कहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह इस मामले में पेशरफ्त होगी और अच्छी पेशरफ्त होगी, और इससे कोई मुस्तकबिल का जो अच्छा खाका है वो सामने आएगा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हुज्जाज के मामले में बातचीत शुरू हो, अरबों के और ईरान के दरमियान जो मसाइल हैं उन पे बातचीत शुरू हो, जो मुदाखलतें हैं अरब ममालिक में वो रुकें। अगर ईरान को कोई अरबों से शिकवा है तो वो अपना शिकवा टेबल पे बैठ के करे। ये जो इस वक्त एक मुंजमद सूरत हाल है, एक रुकी हुई सूरत हाल थी, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पहला कदम उठाया है। ये एक बड़ा मुस्बत कदम है। इसलिए मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे जो लोग आलमी इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के ऊपर तबसरे कर रहे थे, उन्हें ज़रा इंतज़ार करना चाहिए कि मुस्तकबिल में क्या होता है, किस तरफ मामला जाता है। और ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, शाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इत्तेहाद दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ बन रहा है, जो बहुत बड़ा, हमें इसलिए इसका कोई एहसास नहीं हो रहा था और नहीं हो रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने हमें इन फितरों से बचाया है। तो ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। और अभी आपको एक और ख़बर दे दूं कि आज कुवैत ने अपना एक वफ्द
हाशमी रफसंजानी की वफात के ऊपर जो है वो ईरान रवाना किया है, तो ये एक जिसे कहते हैं बर्फ भी पिघल रही है, बातचीत के दरवाजे भी खुल रहे हैं और बातचीत के लिए 3 नुकात जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिनों कहे हैं वो बहुत अहम हैं। उसमें ईरानी उनके बकौल ईरानी मुदाखलत को रोका जाना, अरब ममालिक के अंदर मलेशियाओं की मदद करना, और तो अब ये चीज़ें जब बातचीत शुरू होगी तो ये भी बात होगी कि सुन्नी मलेशिया हो या शिया मलेशिया हो, सुन्नी दहशतगर्द तंजीम हो या शिया दहशतगर्द तंजीम हो, सब दहशतगर्द होते हैं, उनका कोई मसलक मजहब नहीं होता। उनको सुन्नी शिया में तकसीम करने की बजाय उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाए ताकि दुनिया को दहशतगर्दी से निजात मिले। तो मेरा ख्याल है इस तरफ बातचीत होगी, और अगर जब इस तरफ बातचीत होगी तो फिर आपको रहील शरीफ साहब मुमकिन है एक बहुत बड़े किरदार में उस वक्त नजर आए, अभी कुछ नहीं है। तो मौलाना साहब, आपको लग रहा है कि लचक का मुजाहरा भी किया जाएगा क्योंकि ये मामलात हल हों और देर पा हों, ये भी बहुत जरूरी है? देखिए, ये तो सऊदी अरब ने पहल कर दी और ईरान की तरफ से भी वफद 23 फरवरी को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लचक दोनों तरफ आई है, लचक दोनों तरफ इसका इजहार हुआ है। हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इससे अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। हमें ईरानी क़यादत से भी सऊदी क़यादत से भी ये कहना चाहिए कि मामलात को टेबल पे बैठ के हल करे। ये जो एक खुफिया खेल खेले जाते हैं, इनकी बजाय टेबल पे बैठ के मामलात को हल करने से मसाइल हल होंगे। और शाह सलमान ने बहरहाल इस मामले में एक पहला कदम उठाया है। अल्लाह करे कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए। आमीन। मौलाना साहब, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वाराना तशद्दुद के हवाले से सऊदी क़यादत का जो अज़्म है, आपको लगता है कि आलम इस्लाम में तब्दीली ला सकेगा ये? देखिए, ये काबीना में कहा है शाह सलमान ने कि हमें जो इस्लाम का पैगाम एतदाल है, जो इस्लाम का पैगाम अमन है, उसको आगे बढ़ाना है। और फिर मैं पिछले दिनों मैंने मुलाकात की इमाम काबा से, मेरी मुलाकात हुई सऊदी वजीर मजहबी उमूर जो हैं शेख सालेह, उनसे मेरी मुलाकात हुई इमाम मस्जिद नबवी से। सब की ज़ुबान पर एक ही जुमला है कि मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को अगर हमने बचाना है तो उसके लिए हमें इस्लाम के पैगाम अमन और एतदाल को आगे बढ़ाना होगा। और ये मैं समझता हूँ जिस अंदाज से इसी तरह राब्ता आलम इस्लामी जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी, आपको रोकना होगा, वक्त की कमी है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।